स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम जो इसका जो फर्स्ट भाग है इसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को ब्रीफली समझते चलेंगे और उसके बाद जब ये पार्ट 1 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इंडोक्राइन जो ग्लैंड है, इंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हम क्या करेंगे, आपको पूरा हार्मोन्स के बारे में इसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे। और आपको जो भी पूछना रहेगा क्वेश्चन आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कह रहा है कि किस तरह से नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से हमारा पूरा बॉडी एक रेगुलेटरी वे में, एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में हमको पूरे ध्यान से पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, एक कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करता है ताकि हमारे बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहे। तो क्या कहते हैं, आवर ऑर्गन परफॉर्म वर्क in coordinate way to maintain homeostasis, homeostasis, सही है स्पेलिंग। कर हमारा ऑर्गन एक कोऑर्डिनेट, एक रेगुलेटरी वे में परफॉर्म करता है, एक सिस्टमेटिक में परफॉर्म करता है ताकि हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। अब ये होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। देखिए इस शब्द का जो मतलब है मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, हमारे जो अंदर का वातावरण है वो क्या रहे, निश्चित रहे, मतलब बना रहे, मेंटेन रहे। अंदर की जो हार्ट की फंक्शन है, जो लंग की फंक्शन है, जो मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो एक रेगुलेटरी वे में होना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कार्ड होम्योस्टेसिस के जो टर्म दिए थे वाल्टर कैनान एक साइंटिस्ट होम्योस्टेसिस टर्म को दिए थे। तो हमारा ऑर्गन को कोऑर्डिनेटेड मोड में काम क्यों करना चाहिए, ताकि बॉडी का होम्योस्टेसिस क्या करे, मेंटेन रहे। अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इसको हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो जैसे कि एनसीईआरटी में आपका लिखा है, तो एनसीईआरटी का अगर लाइन हम देखें तो इसमें लिखा है कि coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. इसमें two or more than two organ, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन इंटरैक्ट होते हैं, इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री their complementary function of one another, complementary function of one another। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि हमारे दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जुड़े होते हैं और अपने फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ वन अनदर, कॉम्प्लीमेंट कहिए या कॉम्प्लीमेंट्री कहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री या इसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के फंक्शन को क्या करते हैं, वो एक साथ जुड़कर करते हैं, एक साथ जुड़कर एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड होता है एक किसी सिस्टमेटिक फंक्शन को करने के लिए, उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं।
कि बिना एक आर्गन दूसरे आर्गन के सहायता से कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर सकता है, यही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कि दो आर्गन जब आपस में जुड़ के एक रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं, एक सिस्टमेटिक फंक्शन करते हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे समझने के लिए हम जैसे बात करते हैं, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, कोई व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या होगा, इसको डिमांड ऑफ एनर्जी होगा, इसको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी एनर्जी की, तो इसको आवश्यकता पड़ेगी डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, डिमांड ऑफ एनर्जी टू रेगुलेट देयर रेगुलेट देयर मस्कुलर एक्टिविटी। अपने मसल्स के लिए इसको क्या करेगी, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए डिमांड ऑफ एनर्जी पड़ेगी ताकि मस्कुलर एक्टिविटी उससे हो सके। डिमांड ऑफ एनर्जी टू, या फॉर कर सकते हैं, फॉर मस्क्यूलर एक्टिविटी मस्कुलर एक्टिविटी जो आप जिम कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं मस्कुलर एक्टिविटी। उसके लिए आपको क्या करेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी पुशअप करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंक्रीज रेट ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज। अब वो एनर्जी कहाँ पे मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, और ऑक्सीजन कहाँ से होगा, जब आप ज्यादा सांस लेंगे। तो इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की भी डिमांड क्या हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज ब्लड सप्लाई, इंक्रीज ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और ब्लड प्रेशर, या जो ब्लड प्रेशर है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो डिमांड ऑफ एनर्जी उसको होगी, क्यों, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, पुशअप के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ताकि आपके टिश्यू में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फूड है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी। और वो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, वो लंग से आएगा, सबसे लंग से आएगा। लंग में कहाँ से आएगा, वो नोज से आएगा। तो वही कह रहा है कि रेट ऑफ रिस्पायरेशन, आप सांस लेने की दर को बढ़ा देंगे ताकि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आपके लंग में आए। इस तरह से ऑक्सीजन का डिमांड आपका होगा। उसके बाद से जब ऑक्सीजन का डिमांड होगा तो ब्लड की सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। लंग से जो हार्ट में जो सर्कुलेटरी पाथवे है उसकी प्रेशर तेज होगी, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगी। अब वो ऑक्सीजन कहाँ गया, अब वो ऑक्सीजन गया आपके टिश्यू में, और वहां पे क्या करेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा और एनर्जी निकालेगा। और वही एनर्जी कहाँ यूज होगी, मस्कुलर एक्टिविटी में वो एनर्जी आपकी यूज हो जाएगी। अब हम समझते हैं इसको कि इसमें तो अकेला ये कोई एक आर्गन नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं केवल लंग ही इसको परफॉर्म कर देगा, केवल हार्ट ही परफॉर्म कर देगा। इसमें दो या दो से ज्यादा आर्गन लगेंगे। जैसे इसमें नर्व की भी आवश्यकता होगी, नर्व, लंग, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल, इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे। तो ये सब के सब क्या होगी, इस नर्व, लंग, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल, ये सब के सब इस पूरे प्रोसेस को करने में क्या करेंगे, योगदान देंगे। मतलब ये जो भी, तो इन सभी, मतलब ये सारे आर्गन एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। एंड इन रेस्ट एंड, और जब भी आप स्टॉप करेंगे, एंड व्हेन स्टॉप, जब हम स्टॉप करेंगे, व्हेन स्टॉप एक्सरसाइज, जब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टॉप करेंगे, जब हम एक्सरसाइज को स्टॉप करेंगे तो नर्व, लंग, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल, all गोइंग इन नॉर्मल स्टेज, सब के सब
जो परफॉर्म कर रहे थे अब वो अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। जो एक्टिव हुए थे वो अब नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। जो मतलब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जो स्पेसिफिक फंक्शन शो कर रहे थे अब वो अपना, जब आप स्टॉप कर देंगे एक्सरसाइज तो उतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो फिर ये सब जो बहुत तेज हो रहा था उतना तेज अब नहीं होगा और ये सब के सब ऑर्गन क्या होंगे, नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, सिन कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या है। सिन कोऑर्डिनेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सिन कोऑर्डिनेट फंक्शन, इसको आप नोट बना लीजिएगा। सिन कोऑर्डिनेट फंक्शन तो देखते हैं हम सिन कोऑर्डिनेट फंक्शन देखते हैं। सिन, अगला जो एनसीईआरटी में जो टर्म है ये दिया है, सिन कोऑर्डिनेट फंक्शन। ये क्या होता है सिन कोऑर्डिनेट फंक्शन? कह रहा है कि हमारा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डन बाय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डन बाय, कंट्रोल एंड coordination done by, control and coordination done by neural system and endocrine system, endocrine system। मतलब जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी का हो रहा है, जो बॉडी टोटल तरह से कंट्रोल हो रही है और सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है, वो दोनों के द्वारा काम कर रही है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा और इंडोक्राइन के द्वारा। इन दोनों को अगर आपस में हम मिला दें, इन दोनों को मिला दें, इसी को हम बोलते हैं सिनकोर्नाइट। इसी को हम सिनकोर्नाइट बोलते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल सिस्टम को बोलते हैं। हार्मोन, जितने भी हार्मोन्स होते हैं या निकलते हैं, इसी को हम इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। इंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन बिना ट्यूब के जो हार्मोन निकलता है, बिना डक्ट के जो हार्मोन सर्कुलेटरी पाथवे में मिल जाता है, उसी को हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो बिना किसी माध्यम से, बिना किसी ट्यूब के एक स्थान से निकल के दूसरे टारगेट स्थान तक पहुंच जाती हैं, उसी को हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में ब्रीफली चैप्टर हमको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है। अगला है हमारा न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है? तो न्यूरल सिस्टम को ही हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम को ही क्या कहते हैं हम? नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। न्यूरल सिस्टम कहिए या नर्वस सिस्टम के लिए। तो न्यूरल सिस्टम इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट कनेक्शन, ये पॉइंट से पॉइंट कनेक्शन होता है। कैसे होता है इसको हम समझेंगे आगे। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कनेक्शन होता है फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, फॉर क्विक, QUIC के क्विक कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस सिस्टम एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में फैला होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, मतलब न्यूरल सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन्स होती हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं और तेजी से सूचनाओं को रिले करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, बहुत तेजी से ले जाती हैं। इसीलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो न्यूरल, इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम
ये क्या है, न्यूरॉन है। ये क्या है, न्यूरॉन। जिस तरह सेल का साइज, जिस तरह से पूरे बॉडी का सेल होता है, किडनी का नेफ्रॉन होता है, उसी तरह से हमारे जो नर्वस सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्मॉलेस्ट जो यूनिट इकाई है वो क्या है, न्यूरॉन है। इसमें कुछ दिया है कि किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होता है, कैसे कंडक्शन होता है, ये कैसे सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स उसको बोलते हैं जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ता है तो जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में किस तरह से जुड़ रहा है उसी को हम सिनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़ रहा है उसी को हम सिनेप्स बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट है। लोअर इनवर्टिब्रेट, लोअर इनवर्टिब्रेट क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए, मतलब नोटोकार्ड ना पाए जाए, उसको हम लोअर इनवर्टिब्रेट कहते हैं। हायर इनवर्टिब्रेट का मतलब उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, लेकिन यहां से इनवर्टिब्रेट की शुरुआत होती है, इसीलिए हम लोअर इनवर्टिब्रेट कहते हैं। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम का ये ऑर्गेनिज्म है और ये प्रकार का लोअर इंट्रावेंट है। इसमें हम नर्वस सिस्टम के रूप में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हमको देखने को मिलते हैं। एक प्रकार का जाल के समान स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हाइड्रा में ये हमको देखने को मिलता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। आगे बात करते हैं कि इंसेक्ट का अगर बात करें, इसका बहुत सिंपल होता है। सबसे सिंपल देखें तो यही होता है, हाइड्रा का ही होता है। आगे हम बात करें तो इंसेक्ट का बात करते हैं। इंसेक्ट में थोड़ा सा बेटर, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बेटर होता है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो वहां पे वेयर ब्रेन प्रेजेंट अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ गैंग्लियन न्यूरल टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ब्रेन तो होता ही है एनसीईआरटी के हिसाब से, और इसके साथ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू ये सब का सब होता है। ये क्या अंतर है, आपका न्यूरल टिश्यू और न्यूरॉन में क्या अंतर है, इसको देखिए। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें तो न्यूरॉन पाए जाते हैं। अगर हम न्यूरल टिश्यू में देखें, तो न्यूरल जो टिश्यू होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक इसमें न्यूरॉन तो पाया ही जाएगा, एक इसमें न्यूरोग्लिया भी होगा। न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन को कवर करने के लिए कुछ स्पेशल सेल पाए जाते हैं, उसी को न्यूरोग्लिया बोलते हैं। ये कई, जैसे एस्ट्रोसाइट, अब आ गया एस्ट्रोसाइट क्या है, एस्ट्रोसाइट भी एक प्रकार का न्यूरोग्लिया है। और भी पूछ दिया, डेंड्रोसाइट, तो ये सब पैकेजिंग सेल है, न्यूरॉन को पैकेजिंग करने के लिए काम में आते हैं, इसको पैकिंग के काम में आता है। तो इंसेक्ट में देखें तो न्यूरॉन के साथ साथ न्यूरोग्लिया भी पाया जाता है, जिसको न्यूरल टिश्यू, एनसीईआरटी में केवल आपका न्यूरल टिश्यू लिखा है। इसी को मैं डीपली बताया हूं कि न्यूरॉन में स्पेशल सेल न्यूरोग्लिया पाए जा रहे हैं, दोनों मिलके क्या क्या होते हैं, न्यूरल टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये न्यूरल टिश्यू बनाते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इसमें केवल न्यूरॉन पाया जाता है, लेकिन जब इंसेक्ट की बात करते हैं तो इसमें न्यूरल टिश्यू पाया जाता है, न्यूरॉन के साथ एक और चीज जुड़ा होता है, न्यूरोग्लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बेस्ट जो नर्वस सिस्टम होता है वो किसका होता है, वर्टिब्रेट का होता है। वर्टिब्रेट का जो, जैसे हम लोग क्या वर्टिब्रेट हैं, तो मोर डेवलप, आप पढ़िएगा फाइलम में मैं पढ़ाऊंगा, मोर डेवलप नर्वस सिस्टम फाउंड इन वर्टिब्रेट किसको बोलते हैं, जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है और नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम से पैक होती है, उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं।
आगे इसमें हम कॉर्डेटा जब हम पढ़ाएंगे कॉर्डेटा में, तो इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। तो ये हम समझ चुके हैं कि किस तरह से जंतुओं में, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, उसमें कुछ फाइटो हार्मोन पाए जाते हैं, जीवल्ली। इसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका, ये टॉपिक खत्म हो गया, सॉरी। हम इसमें बात करते हैं ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में। क्योंकि मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो मेन जो पॉइंट है हमारा ह्यूमन का ही बनता है, तो मेन पॉइंट है हमारा ह्यूमन का ही बनता है, उसका हम चर्चा कर रहे हैं। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम का हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है आगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। देखिए ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम का, तो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम दो टाइप का होता है। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम आर टू टाइप, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब भी सेंट्रल का बात करें तो ब्रेन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि पूरे बॉडी का कमांड और कंट्रोलिंग जो सेंटर है वो कहाँ है, ब्रेन है। तो इसमें तो दो होगा, एक ब्रेन तो होगा ही, अब ब्रेन के साथ हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, जो बैकबोन में पाया जाता है, वो भी जुड़ेगा, स्पाइनल कार्ड। तो ये जो दोनों हैं ये किस में आ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब हम समझते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हम देखते हैं क्या होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। देखिए कुछ जो नर्व हो, कुछ ये हम बना रहे हैं फिगर से समझ लीजिएगा। ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन में से कुछ नर्व फाइबर निकले रहते हैं और कुछ नर्व फाइबर स्पाइनल कार्ड में से भी निकले रहते हैं, और ये बॉडी में चारों ओर फैले होते हैं और किसी न किसी ऑर्गन से जुड़े होते हैं, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको केवल नीट इतना ही जानना है, आगे मैं हायर अगर पढ़ाया तो मैं आपको बताऊंगा आपको। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दोनों तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें से एक नर्व फाइबर निकल रहे हैं पतले पतले। क्योंकि ब्रेन जिस बॉक्स में होता है उसको हम क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, इसीलिए इसमें से जो नर्व फाइबर निकलते हैं इसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। मतलब जो नर्व हमारे ब्रेन से निकल रहे हैं उसको क्रेनियल नर्व, और जो नर्व हमारे स्पाइनल कार्ड से निकल रहे हैं स्पाइनल नर्व कहते हैं। इनकी संख्या पूछता है, इसकी संख्या 12 पेयर होती है। कितनी होती है, 12 पेयर में होते हैं, ये 12 पेयर होती है। स्पाइनल नर्व की जो संख्या होती है ये आपकी 31 पेयर होती है। एग्जाम में पूछता है क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी, 12 पेयर, स्पाइनल की संख्या कितनी, 31 पेयर। अब पेरीफेरल क्यों बोलते हैं, पेरीफेरल का मतलब चारों ओर, ये चारों ओर फैले रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दो टाइप के हो गए, एक हो गया क्रेनियल नर्व, इनकी संख्या कितनी, 12 पेयर, और एक हो गया आपका स्पाइनल नर्व, इनकी संख्या कितनी, 31 पेयर, ये 31 पेयर में हो गए। अब इसको हम डिटेल पढ़ते हैं कि पीएनएस के अन्य कितने टाइप हो सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो ये समझ गए होंगे, फिर समझते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो टाइप का, एक सीएनएस एक पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये ब्रेन हुआ, स्पाइनल कार्ड हुआ, रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाएगा, ये वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाएगा स्पाइनल कार्ड।
इसमें से नर्व निकलते हैं ब्रेन, चूंकि ब्रेन में किस नर्व का, क्रेनियम बॉक्स में, इसी के नाम पे इसका नर्व बना है क्रेनियल नर्व, ये 12 पेयर होता है। और स्पाइनल नर्व से जो नर्व निकलते हैं, स्पाइनल नर्व, ये चारों ओर फैले होते हैं, इसीलिए क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व ये दोनों मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैं। आगे हम चलते हैं। आगे चलते हैं पीएनएस। पीएनएस के टाइप देखते हैं। पीएनएस का हम क्या देखते हैं, टाइप। देखिएगा, पीएनएस को हम देखें तो पीएनएस के दो टाइप होते हैं। एक होता है मोटर, एक होता है सेंसरी। एक क्या होता है, सेंसरी नर्व, और एक क्या होता है, मोटर नर्व। देखिए, पीएनएस के दो टाइप होते हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी को ही हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व। और इसको हम इफरेंट, इफरेंट, एफरेंट मतलब क्या होता है, मंगाना, इफरेंट मतलब होता है भेजना। जैसे कि सेंसरी नर्व में क्या होता है कि जब आपका रिसेप्टर से, RECEPTER, रिसेप्टर से जब कोई नर्व इम्पल्स, IMPULS, इम्पल्स या मैसेज या स्टुमली, या कह सकते हैं स्टुमली, STIMULI, कोई स्टुमली रिसेप्टर से, मतलब स्किन से या किसी भी रिसेप्टर से, आपके रिसेप्टर से जब इम्पल्स सीएनएस तक आता है, ब्रेन तक आता है, जैसे आपको दर्द हुआ, आपके ब्रेन में गया, तो जो नर्व उसको ले जाता है उसको सेंसरी या एफरेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी या एफरेंट। मतलब जब आपके रिसेप्टर से वो मैसेज सीएनएस तक जाता है, मतलब पहले स्पाइनल कार्ड में आएगा, फिर ब्रेन में आएगा, तो फिर ब्रेन फिर जानेगा कि क्या हो रहा है, जल रहा है कि कोल्ड हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो जो नर्व इसको ले जाने में मदद किया उसको सेंसरी नर्व, सेंसरी मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, सनसनाहट मतलब पता चल रहा है, और या एफरेंट नर्व मंगाना। तो सीएनएस बता ही दिए कि जो नर्व स्किन से रिसेप्टर से सीएनएस तक स्टिमुलिया मैसेज को ले जाती है उसको सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व कहते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट कर दीजिए, अब जब ब्रेन में गया है तो ब्रेन से वापस भी तो मैसेज आएगा, और जो नर्व सीएनएस से इफेक्टर मसल्स तक, टारगेट आर्गन तक, इफेक्टर, इफेक्टर किसको बोलते हैं, मसल्स, मसल्स तक जो नर्व स्टिमुली, जो नर्व सीएनएस से फिर वापस भेजती है मसल्स तक, जैसे आपका हाथ में पिन चुभा, तो सबसे पहले रिसेप्टर से सीएनएस तक जो नर्व कौन ले जाएगा, सेंसरी ले जाएगी। अब क्या कहेगा, ब्रेन में गया तो ब्रेन क्या कहेगा, हाथ को खींचो, तो आपके मसल्स पे दबाव बनाएगा। किस नर्व के थ्रू दबाव बनाएगा कि हाथ हटा लो, आपको पिन चुभ रहा है, वो मोटर नर्व कहलाता है। तो क्लियर हो गए होंगे आपका क्या है, ये पीएनएस का ही टाइप है, सेंसरी और मोटर, और पीएनएस और सेंसरी और मोटर, इसी को फ्रेंड बोलते हैं। आगे और भी होता है, पीएनएस के दो टाइप होते हैं, पीएनएस के और दो टाइप होते हैं। आगे हम और देखते हैं, तो पीएनएस के दो टाइप और होते हैं। एक होता है, देखिएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये एक प्रकार का वाल्वेंटिक नर्वस सिस्टम होता है। मतलब एक कह सकते हैं सोमैटिक, मतलब सोमैटिक का मतलब होता है दैहिक कोशिका, बॉडी सेल को सोमैटिक बोलते हैं, या बॉडी मसल, तो मसल भी सेल ही से बना है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहां पाया जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम फाउंड इन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। ये और ये जो हमारे हड्डियों से जुड़े हुए जो मसल होते हैं उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। ये स्ट्रिपेड होते हैं, ठीक है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। आगे ये चैप्टर है, इसमें हम पूरा पढ़ेंगे। फाउंड इन स्केलेटल मसल, और ये वाल्वेंट्री टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, इच्छा पे डिपेंड करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस का ही टाइप है,
जो नर्व हमारा जो या नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं उसको हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं या नर्वस सिस्टम कहते हैं। आगे कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम फाउंड इन देखिए ऑटोनॉमिक जैसे नाम से स्पष्ट है तो एक प्रकार का ये फाउंड इन विसरल आर्गन VISCERA। विसरल आर्गन किसको कहते हैं? इंटरनल जो आर्गन होते हैं उसको विसरल आर्गन कहते हैं। ऐसे आर्गन जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कैविटी में पाए जाते हैं, उसको हम विसरल आर्गन। और ऑटोनॉमिक से आपको स्पष्ट है कि नॉन वॉल्यूमेंट्री ये नॉन वॉल्यूमेंट्री टाइप का होता है, हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होता है। ये दो टाइप का होता है, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक क्या होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम समझ लीजिएगा। सिंपैथिक जो नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक दो टाइप का, एक सिंपैथिक एक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ये हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, इमरजेंसी, और ये नॉन इमरजेंसी। जैसे इसको समझते हैं, जैसे अचानक खतरे को देखकर भागना, उस समय एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है, इसको फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। फाइट किया तो इसी नर्व का योगदान होता है। मोबाइल करना मतलब मूव करने में, इमरजेंसी मूव करने में जो हार्मोन होता है उसमें जो नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक कंजर्व एनर्जी को कंजर्व करने का काम पैरासिम्पैथिक का है। नॉन इमरजेंसी केस में इसका यूज होता है। फिर समझ लीजिए आपका नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम दो टाइप का, एक सीएनएस एक पीएनएस। सीएनएस में क्या होता है ब्रेन स्पाइनल कार्ड, पीएनएस में क्या होता है स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर। आगे चलते हैं। पीएनएस दो टाइप का, क्या चीज, एक सेंसरी नर्व और मोटर। सेंसरी नर्व का काम क्या होता है, जो रिसेप्टर से सीएनएस तक मसल्स को लाता है, इंपल्स को लाता है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। मोटर नर्व का काम क्या होता है, जो सीएनएस से इफेक्टर मसल्स तक लाता है इंपल्स को, उसको मोटर नर्व या इफरेंट नर्व बोलते हैं। फिर पीएनएस दो टाइप का, सोमैटिक नर्व सिस्टम जो स्केलेटल सिस्टम में पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है नर्व, और हड्डियों को चूंकि मूव करा, जो हड्डियों के मसल्स में पाया जाता है नर्व, और चूंकि उसको हम अपने इच्छा से हम उसको मूव कर सकते हैं, स्केलेटल मसल को मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये वॉल्यूमेंट्री टाइप का होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये विसरल आर्गन में पाया जाता है। नॉन वॉल्यूमेंट्री टाइप का होता है, एक प्रकार का ये पीएनएस का पार्ट है। और विसरा कहीं पे शब्द दिया है तो विसरा का मतलब इंटरनल आर्गन ही होता है। तो ये दो टाइप का होता है, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक का मतलब ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए, पैरासिम्पैथिक नॉन इमरजेंसी कंडीशन। ये मोबाइल कंडीशन में यूज होगा, चलने के लिए या मूव करने के लिए। कंजर्व एनर्जी में ये यूज होगा। अगला हम बात करते हैं इसमें हम अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, हम न्यूरॉन्स को देखते हैं। न्यूरल टिश्यू तो समझे थे कि न्यूरॉन्स में न्यूरोगिलिया जुड़ा तो वो क्या हो गया, न्यूरोगिलिया अगर जुड़ गया तो वो आपका हो गया न्यूरॉन में न्यूरोगिलिया जुड़ा तो वो न्यूरल टिश्यू हो गया, जो इंसेक्ट का कैरेक्टर है। कितना सेकंड हो गया जी? 34। हाँ 34। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स हम पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। देखिए न्यूरॉन के बारे में पहला बात ये जानिए कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। पहला क्वेश्चन पूछता है क्या, अगर न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन एब्सेंट। न्यूरॉन में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है, एब्सेंट है, सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। अब देखिए न्यूरॉन के टाइप कितने होते हैं। तो न्यूरॉन को बेसिक दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा सेल बॉडी, या इसी को हम बोलते हैं साइटॉन, सोमा, पेरिकैरियन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है।
और एक होता है सेल प्रोसेसेस, सेल प्रोसेस PROCE प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस, सेल बॉडी साइटान, सोमा या पेरिकेनियन। दूसरा होता है सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस दो टाइप का, एक शॉर्ट वाला होगा, एक लॉन्ग वाला होगा, शॉर्ट वाला और एक लॉन्ग वाला। शॉर्ट वाले को क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। लॉन्ग वाले को क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं पाए जाते हैं। इसके क्या पार्ट होते हैं, सेल बॉडी साइटान और सोमा या पेरिकेरियन। सेल प्रोसेस एक शॉर्ट होगा, इसको डेंड्रॉन बोलेंगे। लॉन्ग वाले को क्या बोलेंगे, एक्सॉन। देखिए ये है एक कंडीशन। इस अगर इसके हिसाब से हम देखें, यहीं पे हम पढ़ लेते हैं, तो इसके हिसाब से जो न्यूरॉन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, इसके बेसिस से न्यूरॉन जो एनसीईआरटी में दिया है 3 टाइप के होते हैं। देखिए ये इसकी संख्या हमेशा एक रहती है, ये नो चेंज, इसमें कभी चेंज नहीं होता। इसकी संख्या ऑलवेज 1, ये हमेशा 1 हो सकती है। डेंड्रॉन की संख्या ही घटती और बढ़ती है। तो क्या होता है कि इसके ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, फिर डेंड्रॉन जाके आगे डेंड्राइट्स में टूटते हैं। तो न्यूरॉन 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। एक होता है बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। 3 टाइप का न्यूरॉन का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो ये तो बताया आपका कि एक्सॉन नहीं बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगा डेंड्रॉन बढ़ेगा। तो वन एक्सॉन होगा, लेकिन मेनी डेंड्रॉन, लेकिन डेंड्रॉन कितना होगा, मेनी डेंड्रॉन, जिसमें डेंड्रॉन बहुत ज्यादा हो। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका बन रहा है, ऐसे करके देख रहे हैं, एक्सॉन हमेशा एक ही गया है नीचे की ओर लंबा वाला, लेकिन डेंड्रॉन क्या बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है। ऐसे कंडीशन को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो बताएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। अच्छा, इसमें देखिए बाइपोलर का मतलब 2 ध्रुवी, मतलब इसमें हम देखें एक एक्सॉन हो और 1 डेंड्रॉन, एक ही क्या हो, डेंड्रॉन हो। ये कहाँ पाया जाएगा, रेटिना, आंख का जो रेटिना सेल होता है, रेटिना ऑफ आई, आंख की जो रेटिना होती है उसमें ये पाया जाता है। एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। इसका मतलब क्या है भाई, यूनि मतलब नो डेंड्रॉन, सीधे लिखिए नो डेंड्रॉन, जिसमें डेंड्रॉन पाया ही ना जाओ। एक्सॉन तो 1 होगा, 1 एक्सॉन। ये क्या पाया जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये कहाँ पाया जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो हम देख सकते हैं कि न्यूरॉन जो है डेंड्रॉन और एक्सॉन के बेसिस से 3 टाइप का, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन मेनी डेंड्रॉन, जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। बाइपोलर न्यूरॉन, एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन, जैसे आंख, रेटिना की जो माने जो भी आंख जो रेटिना पाया जाता है आंख में, आंख की जो रेटिना की जो न्यूरॉन पाया जाएगा, इसके बारे में पढ़ाएंगे, जब आई पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसके बाद से यूनिपोलर न्यूरॉन, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेल बॉडी या सोमा या पेरिकेरियन का। इसको कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तीन पार्ट में सीएम इसका वीडियो मेरे ख्याल से रहेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत डीपली ये जा रहा है। इसका वीडियो 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, हम बताते हैं सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी, तो सेल बॉडी में क्या होता है,
साइटोप्लाज्म होता है। जनरली हम मल्टीपोलर ही पढ़ते हैं, मल्टीपोलर ही। साइटोप्लाज्म होता है, साइटो PLASM, साइटोप्लाज्म होता है। यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक न्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस होता है। निसेल ग्रेन्यूल होता है, निसेल ग्रेन्यूल्स। निसेल ग्रेन्यूल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं। तो सेल बॉडी में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक न्यूक्लियस होता है, निसेल ग्रेन्यूल होता है, मतलब कुछ टिपिकल सेल पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिसमें इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम मेनली आते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये क्या, जब भी राइबोसोम का वर्क आपसे कहेगा, इसका वर्क यही है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस का ये वर्क करता है। क्या चीज? तो अब निसेल ग्रेन्यूल केवल दो ही में पाए जाते हैं। याद, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निसेल ग्रेन्यूल एक तो साइटान में पाए जाएंगे, एक किस में पाए जाएंगे? डेंड्रॉन में पाए जाएंगे। किस में एब्सेंट होता है? एक्जान में ये नहीं पाया जाता है। आप लिख भी सकते हैं, इन एक्जान निसेल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। एक्जान में निसेल ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता है। ठीक है, निसेल ग्रेन्यूल क्या होता है? साइड फाइबर। अब इसका फिगर अगर हम देखें, अगर हम इसका फिगर स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है ये, तो इसमें हम देखते हैं कि हम ये फिगर हम बना रहे हैं। आप देखिए, ये है समझने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं हम साइटॉन। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, इस साइटॉन में क्या है? साइटोप्लाज्म है, और क्या है? न्यूक्लियस है, और क्या है? निसेल ग्रेन्यूल है। निसेल ग्रेन्यूल किसमें? इसमें भी है और डेंड्रॉन में भी है, एक्जान में नहीं है। क्या है ये? निसेल ग्रेन्यूल्स। निसेल ग्रेन्यूल्स क्या होता है? निसेल ग्रेन्यूल उसको बोलते हैं जो इंडोप्लाज्मिक और राइबोसोम से मिलकर बना होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो ये आपका एक साइटान है। आगे ये जो देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब जो ब्रांचें निकली हुई है, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है। आगे ये डेंड्राइड में, आगे ये किसमें जो भी ब्रांचें निकली है, ये डेंड्राइड में क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। और नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारा एक्जान, ये क्या है? एक्जान कहलाता है। एक्जान का जो टर्मिनल एक पॉइंट है, ये सिनेप्टिक नॉब बनाता है। क्या बनाता है? सिनेप्टिक नॉब। फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसी को सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। अगर आगे पढ़ेंगे हम, इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं सिनेप्टिक नॉब में। और सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, एसिटिकोलिन एंड गाबा। मतलब कुछ एक्साइटरी नेचर का होता है, कुछ इनहिबिटरी नेचर का होता है। ये हम आगे जब सिनेप्सिस पढ़ाएंगे तो इसमें ब्रीफली बताएंगे। एक्जान होता है। एक्जान क्या होते हैं? एक्जान कुछ शीथ से ढके होते हैं। एक्जान क्या होते हैं? कुछ शीथ से ढके होते हैं। इस शीथ को बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कौन बनाता है? एक स्पेशल सेल बनाता है, इस सेल को बोलते हैं स्वान सेल। स्वान सेल।
श्वान सेल क्या बनाता है? माइलिन। माइलिन शीट किसका होता है? फास्फोलिपिड का होता है। अगर ये जानना चाहते हैं किसका होता है ये, तो फास्फोलिपिड, लिपिड का एक लेयर होता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयन। क्योंकि जो मैसेज जो हमारा मूव करता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, मैसेज जो मूव करता है वो आयन के फॉर्म में ही मैसेज मूव करता है। वो आयन के फॉर्म में ही मैसेज सोडियम और पोटेशियम के फॉर्म में ही क्या होता है? एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। तो उन्हीं के लीकेज से ये रुकता है। तो माइलिन शीट को कौन बनाता है? श्वान सेल। तो क्या होता है हमारा जो माइलिन शीट होता है, लीकेज ऑफ आयन को रोकता है। बीच बीच में गैप पाए जाते हैं, इसको हम नोड ऑफ रैनबियर बोलते हैं। नोड ऑफ रैनबियर। ये साइटेसरी कंडक्शन में मूव होता है। इसका मतलब होता है आयन ट्रांसफर फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो ये फिगर आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का। ये किसका फिगर हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है सब कि अनमाइलेटेड नर्व फाइबर किसमें पाए जाते हैं और माइलिनेटेड नर्व फाइबर किसमें पाए जाते हैं। नीट में ये बहुत पूछता है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, और ये क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर और माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये किसमें पाया जाता है? तो अन जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है वो आपका पाया जाता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में। माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, और अनमाइलिनेटेड ऑटोनोमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्व सिस्टम, मतलब ANS ऑटोनोमिक और SNS सोमैटिक नर्व सिस्टम। देखिए ऐसा नहीं है कि अनमाइलिनेटेड में श्वान सेल नहीं पाया जाएगा। देखिए माइलिनेटेड शीट का निर्माण श्वान ही सेल करेगा, लेकिन अनमाइलिनेटेड में कुछ इस टाइप के श्वान सेल पाए जाएंगे जो माइलिन शीट का निर्माण नहीं करेंगे। अगला हमारा जो लेक्चर रहेगा कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये आप सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, में बहुत ब्रीफली आपको समझाया जाएगा। तो आप इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। ये टोटल चैप्टर में कोशिश करूंगा कि 3 पार्ट में खत्म कर दिया जाए। थैंक यू।